मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ना? अच्छा, मुझे ये बताओ, हम लोग इससे पहले जो है विविधता की समझ में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोग अगर यहाँ पर शामिल हो जाए तो वहाँ पर हम लोग उनसे जो है विभिन्न प्रकार के ज्ञान को सीख सकते हैं। हम लोगों ने ये देखा था ना कि जितनी भी भारत में विविधताएं पाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं भारत को और स्ट्रांग बनाता है। हाँ जी, हाँ भैया, ये तो हम समझ गए थे कि भारत में जो भी विविधताएं पाई जाती है वो भारत को कमज़ोर नहीं, भारत को और ताकतवर बनाता है। इतना तो हम समझ चुके थे। आज हम लोग ये देखेंगे। आप बोलोगे भैया क्या देखेंगे? आज मैं आपको सीधा का सीधा लिए चल जाऊंगा अपनी आज़ादी की लड़ाई में। जब जब हम लोगों ने मिलकर भारत को आज़ाद करने के लिए जो है सब एकजुट हो गए थे। हाँ जी, उसी को इस किताब में एक प्यारा सा टर्म कहा गया है, अनेकता में एकता। आज हम लोग इस टर्म को अच्छे से देखेंगे कि ये अनेकता में एकता है क्या। अनेकता में एकता, आखिर ये अनेकता में एकता क्या है, इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। हाँ भैया, हमको पहले ये समझाइए अनेकता में एकता क्या है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लोग मिल करके, ध्यान से देखो इस चित्र को। इस चित्र में आपको बहुत सारे भारतीय लोग दिख रहे होंगे जो अपनी भारत माता को, अपनी क्यों कह रहा हूँ, हमारी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए सब लोग एक साथ मिल करके, सब लोग एकजुट हुए और भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना जी तोड़, डेट इज अपने जान की बाजी उन्होंने लगा दी, बस हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए। इस बात को समझ रहे हो आप? आप बोलोगे भैया आपने बताया कि हमारे भारत में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, कोई जाति में विभिन्न है, कोई भाषा में विभिन्न है, मतलब कोई अलग अलग भाषा बोलता है, कोई अलग अलग प्रकार का जाति होगा, कोई अलग अलग प्रकार का धर्म होगा। फिर भी जब भारत को आज़ाद कराने की बात आई ना तो सब लोग इस चीज़ को अलग कर दिए, साइड कर दिए। बस सबके दिमाग में एक ही चीज़ था कि हमें हमारी माता को आज़ाद कराना है, हमें हमारी भारत माता को आज़ाद कराना है। ठीक है, बस इसी पर आपके चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे। आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत के एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भैया जी, सवाल सुन करके तो हमको अच्छा लगा, लेकिन सवाल को शायद समझने में कुछ ज़्यादा हमको मेहनत करना होगा। तो पहले ये क्वेश्चन जो है आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे आखिर ये अनेकता में एकता जो ये वर्ड है ये क्या भारत के लिए उपयुक्त है, पहले इसको समझेंगे। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन उतार लिया जाए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको समझेंगे। ठीक है, हम लोग फटाफट से क्वेश्चन उठा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है कि आपके अनुसार, मतलब हमारे अनुसार जो है, अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। आखिर ये जो वर्ड है अनेकता में एकता, ये भारत के लिए हम लोग क्यों उपयोग कर सकते हैं? वैसे तो हम लोग देखें कि अनेकता में एकता क्यों उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा किस तरह हम लोग आज़ादी की लड़ाई में हम सब अनेक अनेक थे, लेकिन हम सब एक हो करके उस आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा योगदान दिया और अपने भारत माता को आज़ाद कराया। हाँ भैया, ये तो हम समझ गए कि अनेकता में एकता क्या है, लेकिन हम लोग इसको किस प्रकार से उपयुक्त ढंग से इसको लिखेंगे इसके बारे में मुझे समझाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चीज़ लिखना है कि जो क्या लिखना है हमको, जैसे ये हमारी भारत माता है, भारत माता का इमेज, अच्छा छोड़ो इमेज बाद में, अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर लिया जाए क्या? एक बार करते हैं, अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहिए। हाँ भैया कीजिए, हम देखते हैं किस प्रकार आप अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। हमारी भारत माता है, जितना मेहनत करूँगा
ये उतना और बेहतर होगा। ओह, अच्छा से नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना? बस। नहीं हुआ। अच्छे से नहीं, यहाँ अच्छे से नहीं बना। अच्छा कोई बात नहीं। ये हमारी भारत माता है। ये हमारी क्या है? भारत माता है। अब जो है भारत की, ध्यान से समझना, ये हमारी जो भारत है, इस भारत की जो भी विविधता है या जो भी अनेकता है, उसको भारत का ताकत कहा गया है। मतलब उससे भारत को ताकत मिलता है, ना कि वो भारत के लिए कमजोरी है। पहले इसी चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना है कि भारत की जो विविधता है, जो भी अनेकता है, उसको भारत का ताकत समझा गया है, ना कि वो भारत के लिए कमजोरी है। हाँ भैया, ये लिखेंगे तो लिखते हैं ना, भारत की विविधता या अनेकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। हाँ भैया, उसकी ताकत का क्या माना गया है? स्रोत माना गया है। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया। आपने क्या कहा, जो भी हमारी भारत, डेट इज जो हमारी माता, भारत माता है, उसकी जो भी विविधता है, जो भी उसमें अनेकता है, वो सबको उसका ताकत माना गया है, उसका ताकत का स्रोत माना गया है। हाँ भैया, इसको तो हम समझ चुके हैं। और यहाँ पर आपको वही एग्जाम्पल देना है जो मैंने आपको समझाया। मैंने आपको क्या समझाया कि जब भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, दैट इज़ जब भारत पर अंग्रेज़ों ने अपना शासन कर लिया था, उस कंडीशन में हम सब, भले ही भाषा, धर्म, जाति में हम लोग अलग अलग क्यों ना हो, फिर भी हम सब एकजुट हुए और अंग्रेज़ों से लड़ाई करें। बस इस चीज़ को हम लोग को अब यहाँ पर लिखना है। डैट इज जब भारत ने अंग्रेज़ों दैट इज जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखो। क्या लिखोगे? जब अंग्रेज़ों ने कहाँ शासन किया था? अपने इस इंडिया पर शासन कर लिया था, शासन कर लिया था। उस कंडीशन में जितना भी विभिन्न धर्म, जाति और भाषा को मानने वाले लोग थे, तो यहाँ पर लिखो, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था, उस कंडीशन में, ला 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 ला, उस कंडीशन में तो विभिन्न धर्म, भाषा या फिर जाति, जाति भी लिख दो, या क्षेत्र लिखना है क्षेत्र भी लिख दो, जाति और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। अरे भैया, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। क्या पता है? कि जब अंग्रेज हमारे भारत पर, दैट इज हमारी भारत माता को कब्जा कर लिए थे, उस कंडीशन में यहाँ के जो सुपुत्र थे, जो यहाँ पर रहने वाले अलग अलग धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र के जो भी लोग थे, वो सब लोग आगे बढ़े, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। महिला में आपने नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई, सुना है ना? ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए, एक जगह का नाम है, ये सारे लोग इकट्ठा होकर के अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े थे। तब इतना संघर्ष करने के बाद हम लोग अपने भारत माता को आज़ाद कराए हैं, और उनकी आज़ादी का हम लोगों को, डैट इज उन्होंने जो आज़ादी कराने में जो भी बलिदान दिया, उसको हमेशा हम लोग को सराहना है, इसको हमेशा हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक फिर से एक बार हम लोग बोलते हैं और समझते हैं। भारत की जो भी विविधता है या उनकी जो भी अनेकता है, उसको भारत का ताकत का स्रोत कहा गया है। हाँ भैया, फिर लिखे हैं हम लोग कि जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था, उस कंडीशन में विभिन्न धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र के महिलाएं और पुरुषों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। हाँ भैया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया ना?
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और जो हम लोग अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे ना, उस लड़ाई का नाम हम लोगों ने रखा था स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा संग्राम? स्वतंत्रता संग्राम। और इस संग्राम में, ये संग्राम भारत को आज़ाद कराने के लिए था। ठीक है, भारत को आज़ाद कराने के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम हम सब मिल कर के लड़े थे। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, जो भारत का जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें जो है अलग अलग जगह से लोग आए थे। कोई इधर से, 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 मतलब अलग अलग जगह से लोग मिल करके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। इसी चीज़ को पहले इसमें लिखना है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश, मतलब वह जगह, परिवेश मतलब क्या हुआ? जगह। इसका शुद्ध हिंदी वर्जन हम लोग लिखे हैं कि हम लोग कुछ तो नयापन, कुछ तो हिंदी में आगे निकल जाए। यहाँ ध्यान दो, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश, इसको अलग ही रखना, ये अलग है। यहाँ ध्यान दो, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश से लोग क्या हुए थे? शामिल हुए थे, इकट्ठा हुए थे। हाँ भैया, ये तो समझ में आया। और ये सब मिल करके जितने भी लोग थे, उन्होंने एक साथ मिल करके, इकट्ठा हो करके, उन्होंने, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, ला 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 ला, उन्होंने एकजुट होकर या फिर इकट्ठा होकर, जो आपको लिखना है, ठीक, इकट्ठा होकर या एकजुट होकर, जो आपको दोनों में बेहतर लगे वो आपको लिख डालना है, बस लिख डालना है और कुछ ना सोचना है आपको। ठीक है, मतलब उन्होंने, जितने लोग थे जो जो अलग अलग परिवेश से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे, वो सब एकजुट होकर के, आपको दिख रहा है पेंसिल? नहीं दिख रहा? तो हम लोग कलम यूज कर लेते हैं ना। आपको बोलना चाहिए था भैया पेंसिल से लिख रहे हो, आपको कलम से लिखना है। हाँ, हम लोग अपने जगह पर आते हैं। यहाँ देखो, जो भी लोग शामिल हुए लड़ाई में अलग अलग परिवेश से, उन्होंने एकजुट होकर के बहुत सारे आंदोलन किए। आप बोलोगे भैया आंदोलन, कोई एक आंदोलन बताइए। जैसे गांधी जी के साथ मिल करके काफ़ी लोगों ने सत्याग्रह आंदोलन, बहुत विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए। किस लिए किए? इस अंग्रेज़ को भगाने के लिए किए। आप यहाँ से जाइए, हमारी भारत माता को अब छोड़ दीजिए। उसमें से कुछ नरम दल के थे, कुछ गरम दल के थे। जैसे आपको पता होगा भगत सिंह, आपने सुना है ना, जिन्होंने अपनी भारत माता के लिए हंसते हुए फांसी पर लटक गए। वो, ये सब पता है ना आपको? सुभाष चंद्र बोस, इस सब के बारे में पता है ना? ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपनी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, उन्होंने हंसते हुए फांसी को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने मरते दम तक अपनी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए लगे रहे, बस लगे रहे। ठीक है, बस उसी के बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत का, उसमें जो है विभिन्न लोग मिल कर के, उन्होंने, मतलब जो ये लोग थे, उन्होंने एकजुट होकर के आंदोलन किए, एक साथ जेल गए और अंग्रेज़ों का जो है विरोध किया था। हाँ भैया, अंग्रेज़ों का क्या किया था? विरोध किया था। यहाँ तक में कोई तकलीफ? एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से समझना है आपको। भारत की जो भी विविधता है या अनेकता है, उसको भारत का ताकत का स्रोत कहा गया है। मतलब भारत की विविधता या अनेकता को उसका ताकत का स्रोत माना गया है। और जब अंग्रेज भारत पर कब्जा कर लिए थे, मतलब जब अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था, तो विभिन्न धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी थी। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है भारत का स्वतंत्रता संग्राम में, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश से लोग शामिल हुए थे। अलग अलग परिवेश से लोग क्या हुए थे? यहाँ पर भारत को आज़ाद कराने के लिए शामिल हुए थे। उन्होंने एकजुट होकर के कई सारे आंदोलन किए, जेल गए, अंग्रेज़ों का विरोध किया। हाँ जी, और इस तरह इस सारे लोगों ने, जितने लोगों ने आंदोलन किया, जेल गए, विरोध किए, बहुत सारे लोग ऐसे हुए, ऐसे बहुत सारे लोग हुए, और उन लोगों ने आखिरकार ये दिखा दिया,
लोगों ने ये दिखा दिया कि भले ही हम लोग जो है अलग अलग क्यों ना हो, भले ही हम लोग अलग अलग क्यों ना हो, पहले हम लोग अलग अलग लिख तो लें, ला 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 ला, भले ही हम लोग अलग अलग ना जी, अलग अलग, भले ही हम लोग अलग अलग क्यों ना हो, परंतु जो भी हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे हैं, अंग्रेज़ के खिलाफ जो भी लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, उस सब लड़ाई में हम सब क्या हैं, हम सब एक हैं। आखिरकार इन सारे लोगों ने हमको ये दिखा दिया था, दैट इज लोगों ने ये दिखा दिया कि हम लोग अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेज़ों से जो लड़ाई चल रहा है उस लड़ाई में हम सब क्या है, एक है। ठीक है, जिस प्रकार आप इस उंगलियों को देखो, हमारे हाथ को देखो, भले ही ये उंगली जो है अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन जो भी हमसे लड़ने आएगा हम सब फिर एक बन जाते हैं। जब एक बनने के बाद जिसके ऊपर ये परत है ना, उसका थोबरा बिगड़ जावत है। बात समझ में आ रहा है आपको कि हम लोग किस प्रकार एक हो गए थे। एक बार फिर से इस लाइन को देखो आप, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोगों ने दिखा दिया कि हम लोग जो है चाहे कितना भी अलग अलग क्यों ना हो, परंतु जो भी अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई चल रहा था उसमें हम सब क्या हैं, एक हैं। चलो एक बार फिर से इसको दोहराते हैं और मेरे साथ दोहराओ आप। क्या दोहराना है कि भारत की विविधता या अनेकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसका ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था, तो विभिन्न धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र के महिलाएं और पुरुषों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। और भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग जगह से लोग शामिल हुए थे। हाँ जी, अगेन उन्होंने एकजुट होकर के आंदोलन किए, जेल गए और अंग्रेज़ों का विरोध किया। और उन लोगों ने ये दिखा दिया कि हम सब चाहे अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेज़ों से जो भी लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में हम सब क्या हैं, एक हैं। इसी को हम लोगों ने कहा अनेकता में एकता का विचार। बस आपको यहाँ तक इस फर्स्ट हाफ का क्वेश्चन लिख लेना है। उसके बाद सेकेंड हाफ में क्या है, भारत की खोज जो किताब है, उस किताब में नेहरू जी ने एकता के बारे में क्या कहा है। अब आप बोलोगे भैया एकता के बारे में नेहरू जी क्या कहते हैं, इसके बारे में जानना है। इसके बाद आप जो लिखोगे ना, आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। कि पैराग्राफ चेंज क्या होता है, इसको देखो, ला 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 ला, पैराग्राफ चेंज ना, देखो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किताब के बारे में ही निकल गया है ना। यहाँ तक लिखने के बाद आपको सिंपल सा, अरे रुक जा, जवाहरलाल नेहरू है ना, यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। हाँ भैया, यहाँ से हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे, मतलब जहाँ तक ख़त्म हुआ उसको पूरा लाइन छोड़ करके नीचे इधर हल्का लाइन छोड़ करके आपको स्टार्ट करना, इसी को कहते हैं हम लोग पैराग्राफ चेंज। हाँ जी, चलो इतना सिखाने से अच्छा है आप खुद सीख जाओगे और मुझे इस किताब के बारे में बात कर दो, दैट इज बात करने दो। वो किताब क्या थी, क्या है किताब, भारत की खोज। चलो जी, एक किताब बनाया जाए, उस किताब का क्या नाम रखना है, भारत की खोज। और इस किताब को किसने लिखा है, देखो यहाँ पर नेहरू जी ने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस भारत की किताब को लिखा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज किताब को लिखा, उस किताब में नेहरू जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो भी हमारा दैट इज जो भी भारतीय एकता है, भारत में जो भी एकता है ना, वो एकता कोई बाहर से, जैसे बाहर से थोप दिया गया वैसा कुछ नहीं है। ये भारतीय एकता कोई बाहर से थोपा हुआ चीज़ नहीं है।
बाहर से थोपा हुआ चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तब ये है क्या? ये बहुत ही गहरा है, समझ रहे हो? यह बहुत ही गहरा है। जिस प्रकार माँ बेटे के रिश्ते को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही गहरा है, उसी प्रकार ये भारतीय एकता बहुत ही गहरा है। ये कोई बाहर से थोपा हुआ चीज़ नहीं है, यह बहुत ही गहरा है। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया। और इस भारतीय एकता के अंदर, जिसके अंदर इस भारतीय एकता के अंदर जो है क्या, जो भारतीय एकता है ना, इस भारतीय एकता को अलग अलग प्रकार का विश्वास, प्रथा, इसको जो है स्वीकार करने की क्षमता है। मतलब विश्वास और प्रथा, अलग अलग प्रकार का जो भी विश्वास होगा और जो भी प्रथा होगा, अलग अलग, कितना अलग अलग हम लोग कर रहे हैं आज। मतलब भारतीय एकता के अंदर, दैट इज, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार का विश्वास और प्रथा को स्वीकार करने की भावना है। स्वीकार करने की क्या है? भावना है। बस आपको इतना सा ही लिखना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। आपको पैराग्राफ चेंज करना है, उसके बाद लिखना है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपा हुआ चीज़ नहीं है, यह बहुत ही गहरी है। हाँ जी, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के विश्वास और प्रथा को स्वीकार करने की भावना है। जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के विश्वास और प्रथा को स्वीकार करने की भावना है। बस आपका काम हो गया। और कोई क्वेश्चन है? हम लोग तनिक क्वेश्चन पर ध्यान दे दे। कौन सा क्वेश्चन है जी? ला 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 ला। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन तो आप लिख लोगे, ध्यान से क्वेश्चन के देखो। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इसमें से कौन सा त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? आपको क्या करना, जितना भी पर्व त्योहार आप बनाते हो, दैट इज मनाते हो, उसका नाम लिख लेना है। जैसे होली, दिवाली, ईद, छठ, जितना है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, जितना ये त्यौहार है, पर्व है, इसकी एक सूची बना लेनी है। उसके बाद आपको लिखना है इसमें से कौन सा ऐसा त्यौहार है जो कि सबके द्वारा मनाया जाता है। तो सबों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन कौन सा होगा, आपको बोलना है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब सबके द्वारा मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? शांति दिवस। तो ये सारा दिवस जो है सब लोग मनाते हैं ना, सब लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भारत के लिए सब एक साथ हो जाते हैं। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया। ये पहला नंबर क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपके विचार में, आपको दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को बेहतर कैसे बनाती है? ये हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगेन, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में भी मैंने अभी तुरंत बताया आपको। हाँ जी। अगेन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। जो भी हमारा, कहाँ गया जी, कि यहाँ है, कहानी ना, देखो, इस कविता को ध्यानपूर्वक देखना है और इस कविता में आपको बताना है कि कौन सा लाइन है जो हिंदू मुस्लिम के बीच की एकता को दिखाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो कविता है, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, है ना कविता। इस कविता का, ये कविता का क्या है, हेडिंग है। तो आपको क्या बोलना है कि दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। ये जो कविता है, इस कविता में, डैट इज, ये कविता कब गाया गया था? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जो कि अमृतसर में हुआ था, उसमें
इस गाने को गाया गया था और इस गाने में हिंदू मुस्लिम के बीच जो एकता को दिखाता है वो इसमें कौन सी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है, हिंदू और मुस्लिम की होती है आज भी होली, बहते हैं एक रंग दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। ये जो पंक्ति है ये आपका हिंदू और मुस्लिम के बीच की एकता को दिखाता है। बस इतना सा ही लिखना है कि ये कविता, ये जो गाना है ये कब गाया गया था? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस गाने में ये पंक्ति दैट इज निम्नलिखित पंक्ति जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को दिखाता है। डैश दे देना है आपको, उसके बाद इस पंक्ति को लिख देना है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बातें समझ में आई? हाँ भैया, बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे क्या है? आगे क्या है? आगे कहा गया है कि लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए। क्या कहा गया? मतलब लद्दाख हम लोग पढ़े नहीं है क्या? अरे अच्छा, मैंने बताया था, ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा अभी। लद्दाख और केरल के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा उसके मतलब उसी प्रकार से कोई एक क्षेत्र को चुन लेना है। हम किसको चुनेंगे? हम लोग बिहार को चुन लेंगे, अपना बिहार को चुनेंगे, बिहार के बारे में पढ़ेंगे। कोई एक क्षेत्र चुन लेना है और अध्ययन करना है और उस क्षेत्र की विविधता के बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने क्या लिखा हुआ है? प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं, इसको देखना है। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे, अरे रे रे रुक जा, हम लोग पढ़ रहे थे लद्दाख के बारे में और केरल के बारे में। तो लद्दाख और केरल के बारे में हम लोग थोड़ा और पढ़ लेते हैं। चलो जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लद्दाख और केरल घूमने चला जाए। लद्दाख, केरल और लद्दाख। अब ध्यानपूर्वक केरल और लद्दाख को आप देखोगे, आपको दोनों में ये बताना है कि दोनों आखिर बसा कहाँ पर है। केरल कहाँ पर बसा है और लद्दाख कहाँ पर बसा हुआ है। मैंने केरल के बारे में तो बताया था कि केरल कहाँ बसा हुआ है। इससे पहले आपको दिशा के बारे में जानना है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या? अगर जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मैप की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मली मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मैप की बात कर रहा हूँ। जैसे ये रबर यहाँ पर है, ये रबर यहाँ पर है। इस रबर के इस साइड पूरब हुआ, इस रबर के इस साइड क्या होता है? पूरब, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। अगेन इस रबर के नीचे के साइड दक्षिण हुआ। क्या हुआ? दक्षिण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साउथ। हाँ भैया, आगे बताइए। फिर इस रबर के इस साइड, इस रबर के इस साइड, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिम, पश्चिम, जिसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। हाँ भैया, अगेन 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 हमको ये बताइए, इस रबर के ऊपर के साइड क्या होगा? तो इस रबर के ऊपर के साइड होगा उत्तर। प्रश्न वाला उत्तर नहीं, नॉर्थ। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ। कोई तकलीफ, कोई समस्या? ये मैप है, इसको ध्यानपूर्वक समझना है। अच्छा ये बताओ, ये कलम है, इस कलम के पूरब क्या है? किधर है पूरब? इधर है, इधर है, या इधर है, या इधर है? तो आप बोलोगे भैया पूरब मेरा इस साइड होता है, पश्चिम इस साइड होता है, उत्तर इसके इस साइड होता है, दक्षिण इस साइड होता है। अच्छा ठीक है, जो भाग यहाँ पर होगा उसको क्या कहेंगे? तो हमेशा उत्तर और दक्षिण को पहले बोलना है। तो जो भाग यहाँ पर होगा उसको कहेंगे हम लोग दक्षिण पश्चिम। क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। अगेन जो यहाँ पर होगा दक्षिण पूरब, जो यहाँ पर होगा उत्तर पूरब, जो यहाँ पर होगा उत्तर पश्चिम। हल्का सा इस बात को आपको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए भी, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग केरल को निकाल लेते हैं और लद्दाख को निकाल लेते हैं। ला 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 ला, केरल कहाँ है, लद्दाख कहाँ है? केरल, लद्दाख, केरल, लद्दाख। पहले केरल निकाला जाए। केरल भैया, अरे निकल जाना, इतना लेट क्यों लगा रहा है? क्या हुआ आपको?
केरल। नेटवर्क स्लो है क्या? चलिए केरल की तरफ जाया जाए। चलिए केरल की तरफ। केरल, ये है हमारा केरल। दिख रहा है आपको? ध्यानपूर्वक देखो, जितना आपको रेड रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है? वो है हमारा केरल है वो हमारा। अच्छा वो किधर है? मतलब ये भारत के इस साइड दक्षिण है और इस साइड पश्चिम है। ये बीच में है। इस साइड दक्षिण है, इस साइड पश्चिम है। ये बीच में है, इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। हाँ भैया, मतलब ये कहाँ बसा है? ये बसा है हम लोग का दक्षिण पश्चिम। कहाँ? बोलो मेरे साथ। दक्षिण पश्चिम में ये हमारा प्यारा सा केरल बसा हुआ है। भैया ये तो समझ में आया। तनिक हमको दिखा दीजिए कि थोड़ा फोटो देखने दीजिए हमको भैया। ये है हमारा केरल। इतना धुंधला क्यों दिख रहा है? देखो केरल का एक साइड पानी है पूरा, ठीक है, और एक साइड जो है पहाड़ है। वाह भैया मज़ा आ गया, है ना। यहाँ पर खेती हो रही है, सब्जी मसाले इसकी खेती होती है। अच्छा खासा सड़क भी है यहाँ पर। वाह क्या नज़ारा है, मज़ा आ गया ना मज़ा। चलेंगे केरल घूमने अब। ला 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 ला। अच्छा आप डिसाइड करोगे केरल घूमने जाना है कि लद्दाख घूमने चलना है। अच्छा मैं लद्दाख के बारे में बताऊंगा अभी। वैसे गर्मी है तो चलना है लद्दाख, वहाँ ठंडा भी मिलेगा आपको, ठंडा मौसम। हाँ जी। अच्छा काफ़ी देख लिए हम लोग केरल के बारे में, बहुत सारे फ़ोटो को देखे। अब हमको ये देखना है कि इसके बाद आपको लिखना है कि केरल जो है दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है और केरल एक तरफ समुद्र से दैट इज पानी से और एक तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक, एक तरफ किसी से घिरा हुआ है, एक तरफ है समुद्र से, तो दूसरी तरफ है आपका पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया हमको कि केरल जो है एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अच्छा लद्दाख बताइए, लद्दाख कहाँ पर बचा है? हमको अब लद्दाख देखना है। केरल हम लोग देख चुके थे, इससे पहले भी आपने मुझे केरल दिखाया हुआ है। मुझे ये दिखाई लद्दाख कहाँ पर है, तो बोलते हैं गूगल जी लद्दाख, लद्दाख दिखाइए। अपने आप लद्दाख चलेंगे घूमने के लिए। ला 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 ला, आ जा यार, हल्दी हल्दी, लद्दाख आ जा। हाँ क्या हुआ, क्या परेशानी है आपको? कुछ हुआ क्या? चलो लद्दाख ले चलो। हाँ जी लद्दाख चला चले, मतलब लद्दाख ले जाया जाए हमको। ला 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 ला, लद्दाख चलेंगे। तो लद्दाख पहुंच चुके, पहले लद्दाख घूम करके आते हैं। ये देखो लद्दाख है। आपको यहाँ एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा क्या? जब ठंडी का मौसम यहाँ पर आता है ना, ला 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 ला, देखो इस व्यक्ति को आप देखो, ध्यान पूर्वक देखो। ये पानी के ऊपर खड़ा है, मतलब पानी में, इस पानी में बर्फ जमा रहता है। समझ रहे हो आप? आपको इस बात से समझ में आ चुका होगा कि धूप भी निकला हुआ है और नदी में बर्फ़ जमा हुआ है। तो इससे क्या समझ में आया कि वहाँ पर सालों साल जो है बर्फ़ जमा रहता है। अब किसी किसी दिन अगर अधिक धूप निकल गया उस दिन जो है, अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, बस आपको बोलना है कि लद्दाख में अक्सर बर्फ़ ढका रहता है हर जगह। ठीक है, नदियाँ में और नदी सब क्या होते हैं, जमे रहते हैं, वहाँ पर बर्फ़ की वर्षा होती है। अरे भैया ये बात है, वहाँ पर बर्फ़ की वर्षा होती है, मतलब वहाँ वर्षा होती ही नहीं। ठीक है, बस इतना समझ लो आप। और मुश्किल से पानी जो पीने का है ना, वो भी आपको गर्मी के दिन में मिलता है। समझ रहे हो? मतलब सालों साल वहाँ पर बर्फ़ जमा रहता है और पीने का पानी भी मुश्किल से आपको गर्मी के दिन में ही मिलेगा। हाँ भैया ये तो हम समझ में आ गया हमको। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे, आखिर ये लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर यहाँ पर है। इस जम्मू कश्मीर के किस साइड लद्दाख है? क्या पश्चिम साइड है या उत्तर साइड है या दक्षिण साइड है या पूरब साइड है? तो आप बोलोगे भैया ये है जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से लद्दाख जो है इस साइड मतलब पूरब के तरफ है, ईस्ट के तरफ है। तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख जो है अपने पूरब के तरफ है।
हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया हमको। इसका मतलब लद्दाख क्या है? क्या है लद्दाख? लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूरब में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के पूरब में स्थित एक रेगिस्तानी इलाका है। भैया रेगिस्तान तो दिखा ही नहीं हमको। अच्छा मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, रेगिस्तान दिखाना पड़ेगा। एक रेगिस्तानी इलाका है ये लद्दाख। हाँ भैया, चलिए रेगिस्तान देखा जाए। ला 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 ला, रेगिस्तान 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 रेगिस्तान, कहीं तो दिख जा। है ही नहीं क्या? अरे नहीं है क्या? ऐसा मत कहना, कुछ तो दिखाओ, मज़ा नहीं आएगा। रेगिस्तान यहाँ देखो, है ना रेगिस्तान? दिख रहा है रेगिस्तान आपको? बालू ही बालू है, बस बालू ही बालू है, उसके ऊपर बर्फ़। वाह क्या नज़ारा है। चलिए जी, हम लोग इसको देखें कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूरब में स्थित है। ये लद्दाख जो है एक रेगिस्तानी इलाका है। अच्छा भैया, इसके मौसम के बारे में जान लेते हैं, लद्दाख के मौसम के बारे में। अरे ले, लद्दाख का मौसम, मौसम सुहाना है। लद्दाख में किस प्रकार का मौसम है तो आपको पता चलेगा। लद्दाख में जो है अक्सर लद्दाख में हर वर्ष क्या होता है? बर्फ़ ढका होता है। हर वर्ष लद्दाख में बर्फ़ ढका होता है। लद्दाख में जो है पीने का पानी भी आपको गर्मी के मौसम में मिलेगा। अच्छा भैया, गर्मी के मौसम में वहाँ पीने का पानी मिलेगा? हाँ जी। अगेन, अगर आपको ठंडी के मौसम में भी पानी पीना है ना, तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल जुगाड़ करना होगा। जस्ट लाइक आग जला के पानी को गर्म करो वगैरह वगैरह, या हॉट पॉट का यूज करो। बहुत सारे इस तरह जो है आपको जुगाड़ करने होंगे, वरना पीने का पानी आपको गर्मी मौसम में मिलेगा। अच्छा भैया, वहाँ पीने पर भी आफत है, मतलब मौसम का इंतज़ार करना होगा? हाँ जी। उसके साथ साथ एक चीज़ वहाँ पर बहुत फेमस है, वो है पश्मीना ऊन। क्या है? पश्मीना ऊन। ये एक प्रकार का जंतु है जो कि सिर्फ लद्दाख में ही पाया जाता है, ये पश्मीना ऊन। और इससे बहुत ज़्यादा व्यापार वहाँ पर चलता है इस ऊन के द्वारा। हाँ भैया, मतलब इस ऊन के द्वारा बहुत सारे गर्म गर्म कपड़े बनाए जाते हैं पश्मीना ऊन के द्वारा। अच्छा, ये सारा तो बात हो गया। हमको दोनों के लिए पहले खान पान के बारे में बात करना है, क्योंकि खान पान ज़रूरी है। खान पान के बारे में बात करना है। खान पान, इसका भी खान पान, केरल का खान पान। अच्छा, मैं आपको एक जगह का खान पान दिखाता हूँ, बिल्कुल अलग लगेगा। ठीक है, 7G क्या है? चलो। अच्छा, उससे पहले ये देखो कि लद्दाख का खान पान क्या है। लद्दाख का खान पान है कि वहाँ दूध का पदार्थ, जस्ट लाइक मक्खन। मक्खन खाए हो कि नहीं खाए हो? जिसको हम लोग कहते हैं मक्खन। वहाँ पर दूध का पदार्थ भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ चूँकि वहाँ पर मांस खाया जाता है, क्योंकि वहाँ ठंडा प्रदेश है, ठंडा एरिया है, तो मांस खाने से शरीर के अंदर गर्मी आता है। तो वहाँ पर लद्दाख में जो है मांस और दूध का पदार्थ, दैट इज़ दूध का पदार्थ, जस्ट लाइक मक्खन हो गया वगैरह वगैरह चीज़ें वहाँ पर खाई जाती है। अगेन केरल में क्या खाया जाता है? तो केरल चूँकि एक तरफ पानी दैट इज़ समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहाँ के लोग अक्सर मछलियाँ खाएंगे। इसके बारे में तो कोई शक ही नहीं करना है। जो भी समुद्री इलाका है वहाँ अक्सर आपको लोग देखेंगे मछली खाते हुए। बस खुद्दन फेंको, मछली फंसाओ और डकर जाओ। मछली, इसके अलावा जो है आपको, चूँकि पहाड़ियाँ से भी घिरा हुआ है, तो वहाँ पर सब्जी भी खाया जाएगा। और सब्जी के साथ अकेले थोड़ी खाएगा, चावल भी खाएगा ना, सब्जी चावल मछली, इस तरह का भोजन जो है आपको केरल में मिल जाएगा। हाँ जी, अगेन अगेन अगेन। अच्छा, हम लोग एक चीज़ देखते हैं, बिहार का मुख्य भोजन क्या है? बिहार का मुख्य भोजन देखो, देख के पानी आया मुंह में। ये है बिहार का मुख्य भोजन।
वैसे हम लोग अक्सर इसको कम ही खाते हैं। हम लोग खाते क्या हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक प्यारा सा थाली ले लेते हैं जिसका बॉर्डर बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा, कम से कम 4 अंगुल का। उसमें जो है जितना चावल अट सके उतना चावल अटा लेते हैं, जितना अट सके, चाहे थाली के ऊपर का ही ना चावल आ जाए, उतना चावल हम लोग पहले अटा लेते हैं। फिर उसमें हल्का सा चावल के बीच में जो है दाल के लिए दाल का जुगाड़ बनाएंगे ना, दाल का जुगाड़ बनाते हैं, और जितना दाल अटे उतना दाल अटा करके एकदम खा लेना है। मतलब वहाँ पर बिहार में जो है, मजाक कर रहा हूँ, बिहार में क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब हल्का कम ही खाना मिले वो बात नहीं है, लेकिन क्वांटिटी होना चाहिए। अरे मजाक कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। ये हमारे बिहार का जो है मुख्य भोजन है, दिख रहा है आपको कितना प्यारा है। अच्छा, राजस्थान का देखते हैं, राजस्थान का मुख्य भोजन देखो, वाह, दाल बाटी चूरमा, देखो मज़ा आ गया, देख करके मज़ा आ गया। देखो, ये है दाल, ये है बाटी, ये है चूरमा। बातें समझ में आई। वैसे राजस्थान का आपको थाली दिखाता हूँ मैं आपको। अरे रे रुक जा, राजस्थानी थाली देखो। राजस्थान में इस प्रकार छोटे छोटे बर्तन में जो है हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ मात्रा में मिलेगा। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, अभी हम लोग खान पान की बातें कर चुके हैं, लद्दाख के बारे में बात कर लिए, केरल के बारे में बात कर लिए। अब लोगों के धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। लद्दाख में किस प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं? धर्म लोग, ला 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 ला, और केरल में भी बात कर लेते हैं किस प्रकार के धार्मिक लोग रहते हैं वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे भी धार्मिक लिख देना, आपको लिखना है तो धार्मिक लोग। अच्छा जी, धार्मिक लोग, चलो धार्मिक लोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको लद्दाख आप जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको 2 धर्म के लोग मैक्सिमम दिखेंगे। एक हो गया आपका बौद्ध धर्म, दूसरा हो गया आपका मुस्लिम धर्म, जिसको हम लोग इस्लाम कहते हैं। ये 2 धर्म के लोग लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा हैं। और केरल की मैं बात करूं तो वहाँ पर आपको विभिन्न धर्म के लोग दिखेंगे, यहूदी। अच्छा, इतने सारे धर्म के लोग आखिर केरल में क्यों हैं? क्या इस पर तनिक आपने विचार किया है? सोचो, क्या इस पर तनिक आपने कभी भी विचार किया कि केरल में इतने धर्म के लोग क्यों हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बौद्ध, हिंदी लिख दिया, हिंदू होगा, बौद्ध धर्म। ला 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 ला, हाँ 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 हाँ, केरल चलो रे केरल। केरल, इधर आपने केरला स्टोरी भी देखा होगा केरल के बारे में। अच्छा, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, हटाओ। आपको दिख रहा है केरल यहाँ पर है। आखिर सर्वप्रथम भारत में जो भी व्यापार करने के लिए लोग आए ना, वो केरल ही आए थे सर्वप्रथम। देखो, पुर्तगाल आपका यहाँ पर, पुर्तगाल यहाँ पर है। यहाँ से घूमते हुए, इसका चक्कर लगाते हुए केरल में यहाँ पर लोग सर्वप्रथम वास्को डी गामा आए थे, पुर्तगाली नाविक थे वो। और यहाँ पर आकर के उन्होंने भारत में व्यापार का संपर्क को बढ़ाया था। हाँ जी, बातें समझ में आई। मतलब केरल में वास्को डी गामा ने क्या खोजा? केरल को खोजा। वास्को डी गामा, इस वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजा था। मतलब समुद्री रास्ता खोजा भारत आने का, समुद्री रास्ता खोजा। कहाँ आने का? अपने भारत आने का इन्होंने समुद्री रास्ता खोजा था। हाँ भैया, ये बात है। हाँ जी, अगेन अगेन अगेन। अच्छा, इतना ही रहने दो अभी लद्दाख और केरल के बारे में। अच्छा ओके। अच्छा, एक बात, बिहार के बारे में आप क्या क्या जानते हैं ये बताओ।
मैं बारी बारी से आपसे पूछता हूँ, सिर्फ आपको बताना है। बिहार के बारे में क्या आप जानते हो? जहाँ आप रहते हो उसके बारे में तो आपको पता होगा कुछ ना कुछ। हाँ भैया, सब कुछ पता है, पूछिए ना, क्या पूछना है। अच्छा बताओ, बिहार की राजधानी क्या है? भैया इतना हल्का सवाल? ये मुझे पता है कि बिहार की राजधानी पटना है। अच्छा, प्रमुख भाषा क्या है बिहार का? प्रमुख भाषा भैया, प्रमुख भाषा बिहार का क्या है? प्रमुख भाषा क्या है, नहीं पता? अरे अंगिका है, हिंदी है, भोजपुरी है, ये सब बिहार का प्रमुख भाषा है। अगेन, बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा राज्य है? नहीं पता? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि, जनसंख्या समझते हो? जनसंख्या नहीं समझते? समझ में आ जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है भारत का कौन सा राज्य है? डैट इज पॉपुलेशन, जनसंख्या, लोगों का भीड़, कितना ज़्यादा भीड़ है। तो आपको ये बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा राज्य है। और एक लास्ट चीज़ आपको ये बताना है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। आप किस ज़िले में रहते हो? भैया हम तो भागलपुर ज़िले में रहते हैं। इसी तरह बिहार में कितना ज़िला है, ये सब बताओगे। ये बताने के बाद देखो, इसे मैं पूछूंगा, चाहे मैं कुछ पूछूं या ना पूछूं, बिहार के बारे में तो पूछूंगा। 100% मैं पूछने वाला हूँ, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। अच्छा बताओ, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आप बोलोगे भैया बिहार की राजधानी पटना। अच्छा जी, बिहार में प्रमुख भाषा क्या है? अंगिका है, भोजपुरी है, हिंदी है, ये प्रमुख भाषा है। हाँ जी। अच्छा, कलम, इस कलम से ही लिखना चाहिए, ये पेंसिल मोटा हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? क्यों राज्य है वो? बिहार 12वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 12वां राज्य है बिहार। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य है। हाँ भैया समझ में आ गया, आगे बोलिए। बिहार में कितना जिला? हाँ जी, कितना जिला? आप बोलोगे 38 जिला भैया, 38। अगेन ये सब तो हल्का चीज़ था। अब मुझे ये बताना है आपको कि बिहार में प्रमुख फल कौन सा है? बिहार में प्रमुख फल कौन सा है? हाँ भैया ये बात। फिर मुख्य भोजन कौन सा है बिहार में? मैंने बताया अभी तुरंत, मुख्य भोजन। अब बोलोगे भैया मुख्य भोजन तो मुझे पता है, लिट्टी चोखा। क्या है? लिट्टी चोखा। हाँ जी, इसके बारे में पता है ना आपको? ओके। अगेन ये बताओ, प्रमुख पेड़ कौन सा है? प्रमुख पेड़। अच्छा, इस तरह तो बहुत कुछ होता है, रहने दो, आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे क्या देखेंगे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। आप बोलोगे भैया नहीं पता। नहीं पता? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी? कोसी नदी। अगेन, प्रमुख फल कौन सा है? प्रमुख फल है आपका आम। मुख्य भोजन लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। अगेन, प्रमुख पेड़ कौन सा है? प्रमुख पेड़ है आपका पीपल का गाछ। पीपल, पीपल। अगेन एक चीज़ और आपको पता है, जो हमारे महात्मा बुद्ध, जिसके बारे में आप जानते होंगे, गौतम बुद्ध, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। ला 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 ला, बहुत ही बेहतरीन, जानना चाहिए ये सब चीज़ आपको। महात्मा बुद्ध, इसको देखो, जो ये गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध जिस वृक्ष के पीछे, डैट इज जिस वृक्ष के आगे में गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, वो वृक्ष पता है कहाँ है? वो वृक्ष बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। और हमारे गौतम बुद्ध जो है, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो बिहार के गया में। आप जब गया जाओगे बिहार में, वहाँ पर आपको बोध गया दिखेगा। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। मैं आपको बोध गया लेके चलता हूँ। बोध गया बिहार। चलिए जी चलिए, बोध गया चलना है।
बोध गया घूमना है, फिरना है और क्या करना है, कुछ नहीं। रुक जा, अरे चले चलो। अब सब्र टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है ना। बिहार में, बिहार के अंदर आ गए बोध गया में। बोध गया के अंदर चलते हैं तो आपको ये प्यारा सा टेम्पल दिखेगा। हाँ जी, अंदर और चलेंगे, आपको भगवान बुद्ध की बहुत सारी नक्काशियाँ दिखेंगी। हाँ जी, अगेन और देखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे सबको। अब बोध गया वृक्ष भी दिखा दो। क्यों तर पा रहे हो? बोध गया वृक्ष कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वृक्ष? अरे वृक्ष तो नहीं दिख रहा क्या? अरे दिखा दो अब। सूख गया है क्या? शायद अब सूख गया होगा, देख लेते हैं तनिक, काफ़ी दिन हो गया ना। रुको नेट पे जाके देखते हैं। बोधि वृक्ष, According to Wikipedia, the Bodhi tree, also called the Mahabodhi tree, Bodhi, is a large sacred fig tree located in Bodh Gaya, Bihar, India. यही है आपका बोधि वृक्ष, जिसका अच्छे से प्रोटेक्शन किया जा रहा है। दिख रहा है आपको? भले ही अब कुछ कुछ सूख गया है, कोई बात नहीं, है ना। पूरा अंदर में आपको दिख रहा होगा घेरा हुआ। यहाँ देखो, लगता है सूख गया। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ दिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कई बार नष्ट हुआ फिर भी सलामत है बोधि वृक्ष। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, इसी वृक्ष के नीचे जो है भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अच्छा भैया, ज्ञान की प्राप्ति इसी बोधि वृक्ष के नीचे की थी? हाँ, तो बोध गया में ही गौतम बुद्ध ने, अच्छा ये सब चीज़ छोड़ो, ये सब समझने के लिए सिर्फ था, ठीक है। बोध गया में गौतम बुद्ध ने जो है बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो आपको कंप्लीट क्या करना है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, इसको सिर्फ आपको लिख लेने हैं, जिसको देख करके आपको बोलना है। और मेन तो है, इसको बिना देखे मैं पूछूंगा, आपके सामने कॉपी नहीं रहेगा बिहार के बारे में पूछने के लिए, तो इसको आपको अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। आज का सेशन यहीं तक रहा। हाँ जी, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।